देवेंद्र फडणवीस जी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आई थी कि 1993 के जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके जो दोषी थे, जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे, जो दाऊद के लोग थे, जो टाडा के दोषी थे, जो अभी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं टाडा के तहत, उन लोगों से रातों रात नवाब मलिक के बेटे ने 3 एकड़ ज़मीन खरीदी थी मुंबई के अंदर, वो भी पॉश एरिया में। और कितने पैसे में? 30 लाख रुपए में सौदा हुआ और उस जमीन को 20 लाख रुपए में खरीदा गया। समीर वानखेड़े इस देश के अंदर से एक बहुत बड़ा नासूर गंदगी मुंबई के अंदर से हटा रहे थे, तो फिर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के पीछे राशन पानी लेके क्यों पड़े ये? अगर स्वागत करना था तो समीर वानखेड़े का करते, स्वागत अगर करना था तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो बाहर से अधिकारी आए थे उनका करते, स्वागत अगर करना था तो अर्नब गोस्वामी का करते, जो सच बोल रहे थे, जो सच की लड़ाई लड़ रहे थे, जो पालघर के संतों के लिए न्याय मांग रहे थे, सुशांत के लिए न्याय मांग रहे थे, उनका स्वागत नहीं किया। जब तुमने इन सब का स्वागत नहीं किया तो अचानक से अब ईडी का स्वागत करने के लिए तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और स्वागत कौन करेंगे? नवाब मलिक जी। नवाब मलिक जो हर दिन 10 बजे आते हैं, बिना मतलब मेरे को लगता है नहाए धोए आकर के बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मंत्री जी, और उसके बाद झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। मैम, जिस तरीके से कल ईडी की रेड्स हुई हैं नवाब मलिक के लैंड स्कैम केस में, और उससे पहले अभी अमृता फडणवीस ने जो 5 करोड़ की मानहानि का केस दायर किया है, तो जो नवाब मलिक की दिन प्रतिदिन जो मुश्किलें बढ़ते जा रही है उसको आप कैसे देखती हैं? 2 लाइनें याद आ रही हैं मुझे बॉलीवुड की कि सुख भरे दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे। तो नवाब मलिक जो है ना, जिनकी नवाबियत अब मुझे लग रहा है झड़ने वाली है, उनके बहुत ही टफ टाइम आने वाला है। देखिए क्या हो गया है कि अभी आपने बोला कि ईडी की छापेमारी हुई है, ईडी की छापेमारी हुई है वक्फ बोर्ड के अंदर, और वक्फ बोर्ड जो है वो जिस मिनिस्ट्री में नवाब मलिक हैं, जिस मिनिस्ट्री को वो हेड करते हैं उसमें आती है, यानी कि वक्फ बोर्ड के कर्ता धर्ता वहाँ पर नवाब मलिक हैं। ईडी ने 7 लोकेशन पर छापेमारी है। अब 7 लोकेशन पर छापे क्यों मारी है, ये सोचने की बात है। ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, और क्या सबूत हैं कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसका अवैध बिक्री करी है, यानी कि इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसको बेचा है। अब आप ये सोचिए कि नवाब मलिक किस प्रकार का काम कर रहे हैं, किस प्रकार का इलीगल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अवैध ज़मीन खरीदना, अवैध तरीके से ज़मीनें बेचना, सरकारी ज़मीनें आदि बेचना, ये नवाब मलिक जी का पुराना शौक़ है। जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आई थी कि 1993 के जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके जो दोषी थे, जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे, जो दाऊद के लोग थे, जो टाडा के दोषी थे, जो अभी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं टाडा के तहत, उन लोगों से रातों रात नवाब मलिक के बेटे ने 3 एकड़ ज़मीन खरीदी थी मुंबई के अंदर, वो भी पॉश एरिया में। और कितने पैसे में? 30 लाख रुपए में सौदा हुआ और उस ज़मीन को 20 लाख रुपए में खरीदा गया। आप खुद सोचो, आज के ज़माने में ना, अगर आप जाएंगे मुंबई जैसी जगह में, पॉश एरिया में, आज क्या मैं कहती हूँ 90s के दौरान भी अगर आप बोलेंगे कि एक छोटी सी पान की दुकान लेनी है या चाय का खोखा लगाना है तो आपको चाय का खोखा भी 20 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। 3 एकड़ ज़मीन नवाब मलिक के बेटे अंडरवर्ल्ड के उन लोगों से जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, जिन लोगों के हाथ मुंबई के मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, उनसे ज़मीन खरीद ली। तो इनका ये पुराना काम है, और एक नहीं कई केस हो जाते हैं। जहां तक वो वाला केस है, वो केस तो नेशनल सिक्योरिटी और आतंकवाद पर आकर के रुक जाता है। अब ईडी ने जो ये वक्फ बोर्ड पर छापे मारे हैं, उसमें जब कल बात हुई थी कि भाई छापे मारे हैं ईडी ने, तो नवाब मलिक कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई छापे नहीं पड़े, और अगर ईडी हमारे यहाँ छापे मारेगी तो हम ईडी का स्वागत करेंगे। वाह भैया, स्वागत करेंगे कौन? नवाब मलिक। स्वागत नहीं करोगे हमारा? मतलब अचानक से इनको ये लाइन याद आ गई है सलमान खान की नवाब मलिक को। अरे भैया, अगर आपको स्वागत करना था तो फिर समीर वानखेड़े का स्वागत क्यों नहीं किया? समीर वानखेड़े ने क्या गलती कर दी थी? आपकी ज़मीन या वक्फ बोर्ड की ज़मीन आपसे छीन ली थी क्या? नहीं ना। समीर वानखेड़े नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। समीर वानखेड़े इस देश के अंदर से एक बहुत बड़ा नासूर गंदगी मुंबई के अंदर से हटा रहे थे, तो फिर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के पीछे राशन पानी लेके क्यों पड़े ये? अगर स्वागत करना था तो समीर वानखेड़े का करते, स्वागत अगर करना था तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो बाहर से अधिकारी आए थे, उनका करते। स्वागत अगर करना था तो अर्नब गोस्वामी का करते, जो सच बोल रहे थे, जो सच की लड़ाई लड़ रहे थे, जो पालघर के संतों के लिए न्याय मांग रहे थे,
सुशांत के लिए न्याय मांग रहे थे, उनका स्वागत नहीं किया। जब तुमने इन सब का स्वागत नहीं किया तो अचानक से अब ईडी का स्वागत करने के लिए तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और स्वागत कौन करेंगे? नवाब मलिक जी। नवाब मलिक जो हर दिन 10 बजे आते हैं, बिना मतलब मेरे को लगता है नहाए धोए आकर के बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मंत्री जी, और उसके बाद झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। अभी तो इनको एक के बाद एक डिफेमेशन सूट जा रहे हैं। वही डिफेमेशन की सूट की श्रृंखला में कल एक नया डिफेमेशन सूट अमृता फडणवीस जी ने भेज दिया। अमृता फडणवीस ने जो डिफेमेशन सूट भेजा है वो छोटा मोटा नहीं है, 7 पेज का डिफेमेशन सूट है। और उसमें उन्होंने बोला है भाई 48 घंटे की आपके पास समय है, उस 48 घंटे में जो ट्वीट आपने आपत्तिजनक और झूठ मेरे बारे में किए हैं उनको वापस ले लो, नहीं तो और नहीं वापस ले लो, उसके साथ साथ पब्लिक अपॉलॉजी मांगो, नहीं तो फिर एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। तो नवाब मलिक इस वक्त जिस प्रकार से उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, बहुत चिंता का विषय। और एक नई चीज़ और है, अब तो इनके जो अलाई पार्टनर है उन्होंने भी इनसे पल्ला हाथ झाड़ लिया है। देखिए इन्होंने बात करी थी ना, एक बंदा जो ये दाऊद का आदमी है, इसकी फ़ोटो इसके साथ है, उसके साथ है। उसके बाद फ़ोटोज़ जब निकली उसी व्यक्ति की जिसको कह रहे हैं कि दाऊद का व्यक्ति है, उसकी फ़ोटो शरद पवार के साथ, उसकी फ़ोटो उद्धव ठाकरे के साथ, आदित्य ठाकरे के साथ और संजय राउत के साथ। अब संजय राउत बड़े बोल वाले शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता, सामना में जो कुछ भी लिखते रहते हैं, उनको पकड़ लिया कुछ पत्रकारों ने आपके जैसे और उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि अगर वो अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति है और उसके फलां के साथ संबंध है तो संबंध उसके आपके साथ भी है, क्योंकि फोटो तो कंधे में हाथ रख के आप तमाम लोगों की भी है, संजय राउत जी आपकी भी है, तो आप क्या कहते हैं? तो संजय राउत ने तुरंत किनारा कर लिया, बोला देखिए ऐसा है नवाब मलिक, ये सारी जो चीज़ें बोल रहे हैं ना वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को, उनके दामाद को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार कर लिया था और उस गिरफ्तारी से वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सरकार को अब समझ में आ गया है, MVA की, महाविनाश वसूली अघाड़ी की, कि नवाब मलिक हमारे लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, इसलिए वो उनसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। और दूसरी ज़रूरी बात देखिए, नवाब मलिक अगर किसी की गलती है, मैं कहती हूँ कोई गलत है और आपके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, आप 1 या 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। और मैं कहती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई गलत है, किसी ने इलीगल एक्टिविटी करी है, कोई गलत काम कर रहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो आप? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? क्यों ट्विटर पर जा रहे हो? ट्विटर क्या अदालत है? प्रेस में जो तमाम लोग हैं क्या वो अदालत है? क्या वो जज है? क्या वकील? नहीं ना। आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आप कोर्ट में जाकर के केस करिए ना और केस लड़िए और वहाँ पर अपने सबूत दीजिए। पर आपके पास कुछ है नहीं, आपका जो एजेंडा है वो लोगों को बदनाम करने का है, झूठ बोलने का है, इसलिए आप एक के बाद एक लोगों के लिए झूठ बोल बोल करके सामने आ रहे हो। तो झूठ को फैलाना कहाँ पे है? झूठ को फैलाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, झूठ को फैलाना है ट्विटर पर। इस तरीके की राजनीति हो रही है और अब ये बाकी लोगों को भी समझ में आ रही है। इसलिए नवाब मलिक का जो अभी पूरे का पूरा उन्होंने ताश का अपना एक महल बनाया वो ढह रहा है धीरे धीरे। मैम, पिछले 4 दिनों से पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर है उनको SIT बुला रही है पूछताछ के लिए, और जिस तरीके से वो स्केप कर रही है इस पूछताछ को, और अभी SIT को एक CCTV फुटेज मिली है जिसमें पूजा ददलानी 2 आदमियों को बैग दे रही है, एक जिसमें सैम डिसूजा और प्रभाकर सैल और ये दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो 18 करोड़ ये 50 लाख की जो डील हुई थी, अगर ये पूजा ददलानी का जवान खुल जाता है तो किंग खान का मन्नत में रहना मुश्किल हो जाएगा? देखिए फिर इनकी जो मन्नत है ना, जिसको उन्होंने जन्नत बना के रखा हुआ है, उसमें बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। वैसे आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि प्रभाकर सैल वो आदमी जिसने ये 21 करोड़ 18 करोड़ का बॉम्ब फोड़ा था, हाइड्रोजन बॉम्ब। बड़ा शौक है नवाब मलिक एंड गैंग को हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने का। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो उन्होंने फोड़ा था ये सुरसुरी बॉम्ब बन करके हो गया, रंगबत्ती बन गई है उस बॉम्ब की। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो ये पूरी की पूरी उगाही का जो केस कांड था वो किसी और ने बनाया और समीर वानखेड़े को विक्टिम बना करके समीर वानखेड़े के सर पर ये सारे का सारा ठीकरा फोड़ा गया है। पिछले 11 घंटों से प्रभाकर सैल से NCB के अंदर पूछताछ हुई है, और जब पूछताछ हुई है तो उसमें से बड़ी सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। सबसे पहले NCB के हाथ प्रभाकर सैल और गोसावी, किरण गोसावी की 3 अक्टूबर की व्हाट्सएप चैट्स निकली हैं, जिसमें किरण गोसावी उनको बोल रहे हैं किसी जगह जाने के लिए। किसको? प्रभाकर सैल को, कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पर वो काम करना और उस काम को करके अपने घर चले जाना। तो भाई पूछा NCB ने कि भैया तुमसे कौन सा काम करा रहे हैं? तुम्हारे मालिक जिनके तुम बॉडीगार्ड हुआ करते थे और जिनके तुम ड्राइवर हुआ करते थे, वो कौन सा काम तुमसे करवा रहे थे? कौन से काम के लिए भेज रहे थे? तो तोते की तरह बोला प्रभाकर सैल, कहता साहब इसने मुझे बोला था कि इंडियाना होटल में चले जाना, वहां पर तुम्हें कोई मिलेगा और वो तुम्हें 50 लाख रुपए देगा, वो 50 लाख रुपए लेके तुम चले जाना। प्रभाकर सैल ने ये बोला है NCB को। अब जो आप बात बोल रहे हो तो ये तो बात साफ हो गई कि क्या कहते हो, 50 लाख रुपए के जो 2 बैग हैं, व्हाइट कलर की एक सेडान थी, उसमें से कोई 2 बैग हैंड ओवर किए गए प्रभाकर सैल को और प्रभाकर सैल ने वो पैसे लिए। यानी कि पूजा
पूजा ददलानी ने दिए होंगे, प्रभाकर सेल ने लिए हैं, किरण गोसावी के कहने पे लिए हैं, तो इसमें समीर वानखेड़े कहाँ से आ गए? ये तो सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई नजर आ रहे हैं। ये तो इन्हीं का गोरख धंधा चल रहा है। और बाय द वे, प्रभाकर सेल कोई दूध का धुलावा नहीं है। प्रभाकर सेल अगर 50 लाख रुपए लेने गया है, इसका मतलब उसकी भी हिस्सेदारी थी, इसका मतलब वो भी उस पूरे के पूरे कांड में और उस पूरी प्लानिंग में शामिल है। तो फिर आप लोग ये सारे जो झूठ बोल रहे हैं, ये क्या है? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले इनको अंदर करो। अब जहां तक आपने पूजा ददलानी की बात करी, सम्मन पर सम्मन पूजा ददलानी को जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी तबीयत का, स्वास्थ्य का हवाला देकर के सामने नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि अगर जाएंगी, पूछताछ होगी तो गिरफ्तारी तय है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई निकलनी बहुत जरूरी है। आप सोचो ना, एक ऐसा केस जो केस नार्को टेररिज्म के खिलाफ था, जो उन लोगों के खिलाफ था जो ड्रग्स का इलीगल सेवन, धंधा, कनेक्शन जो भी उनके हैं ड्रग पेडलर से, उसको लेकर के चल रहा था, और कहां पहुंच गया? पारिवारिक लड़ाई के ऊपर, समीर वानखेड़े की जाति के ऊपर, उगाही के ऊपर, अंडरवर्ल्ड के ऊपर, इस देश की राजनीति के ऊपर, मतलब सब कुछ हो गया। लेकिन जो जहां पर लड़ाई हम लड़ रहे थे वो चीज हट गई है, तो उससे भी पूछताछ होनी चाहिए और सच्चाई बाहर लिटरली निकल करके आनी चाहिए। एक चीज और मैं बता देती हूँ, जो प्रभाकर सेल ने स्वयं से बोली है, और क्या बोला है उसने? प्रभाकर सेल ने, देखिए ये अगेन एक और बड़ा बॉम्ब है। अब वो ये बोल रहा है कि किरण गोसावी ने अपने फोन में प्रभाकर सेल का नाम समीर वानखेड़े के नाम से फीड किया था, और उसको बोला, जब वो पूजा ददलानी को मिलने जा रहा था, तो इस गोसावी ने प्रभाकर सेल को बोला कि तू मुझे कॉल करना, ताकि कॉल आए, समीर वानखेड़े नाम लिखा हुआ आए, और पूजा ददलानी को ये लगे कि गोसावी समीर वानखेड़े का आदमी है और उनसे बात कर रहा है। आप सोचो कितनी खतरनाक ये खेल है। और उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि प्रभाकर सेल अचानक से सामने आता है और ये बातें बोलता है, और उसके बाद नवाब मलिक साहब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये तार कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं? ये कनेक्शन है क्या? इस कनेक्शन का निकलना, इस कनेक्शन का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। हम में से किसी की नवाब मलिक से कोई दुश्मनाई नहीं है, ना हमारी शाहरुख खान से, ना किसी से, ना किसी, कोई दुश्मनाई नहीं है, लेकिन हम इस देश के नागरिक है। मुझे इस देश के युवाओं से प्रेम है, मुझे यहाँ इस देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है। वो करोड़ों युवा जो नशे की गिरफ्त में हैं, मुझे उन लोगों से नफरत है जो इस देश के अंदर नशे का धंधा चला रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लोगों के घर परिवार और लोगों के बच्चे बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए मैं लगातार इस चीज़ पर बोलती रहती हूँ, और मैं लगातार बोलती रहूँगी, और मैं यही निवेदन करूँगी, जो भी दोषी है, कितना भी बड़ा नाम हो और कोई भी हो, चाहे वो आसमान में, पाताल में, धरती में, उसको निकाला जाना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा NDPS एक्ट के तहत जो सूटेबल हो वो मिलनी चाहिए, जितनी भी धाराएं लगे।